अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ुनैरा शेख और आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस और इसके हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने शो पर बुलाया है डॉक्टर मुख्तियार नूनारी को। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस बीमारी के हवाले से ये बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस की सबसे आम शिकायत क्या है? एंडोमेट्रियोसिस की आम शिकायत या सिम्टम्स जिसको कहें, जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको है लोअर एब्डोमिनल पेन, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया, माहवारी के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होना मेन शिकायत होती है उनकी। उसके साथ फिर हस्बैंड से जो रिलेशन होता है उसमें भी उनको दर्द होता है। मेन कंप्लेन होती है उसको पेन के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए स्क्रीनिंग के क्या सवालात हैं? स्क्रीनिंग तो ऐसा उसको नहीं सकते। एक तो हम उसको क्लिनिकल जो हमारी हिस्ट्री होती है, जैसे पेशेंट हमारे पास आया कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द है, शोहर से मिलने में मसला हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, एक तो हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं। दूसरे फिर हमारे पास होता है जो दूसरी वो होता है एग्जामिनेशन। हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसको पेन टेंडरनेस है तो उससे भी हम अंदाज़ा, फिर हम उसको रिकन्फर्म के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें हमारे एक तो अल्ट्रासाउंड है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, बहुत अच्छी मोबिलिटी आई है। उसके बाद फिर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, बट इट्स नॉट 100%। जैसे कि CA-125 है, एस्ट्रोजन लेवल्स हैं, ये हम करवाते हैं, तो उससे हमें ये इससे समझ लें कि 90% डायग्नोसिस हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लिनिकली डायग्नोस होता है। हिस्ट्री से जैसे पेशेंट ने हमें बताई तो हमें पता चल गया कि ये, बट जस्ट रिकन्फर्म के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा लिया, फिर CA-125 करवा लिया, उसके बाद फिर हमने उसको MRI के लिए, पेशेंट्स की नीड होती है तो हम MRI की तरफ भी चले जाते हैं, ताकि हम एक्सक्लूड करेंगे कोई और तो नहीं ये एंडोमेट्रियोसिस है या कोई और डिजीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मज़ीद ये बताइएगा कि ये एंडोमेट्रियोसिस में जो है ये बीमारी जो है ये बांझ का सबब भी बनती है? बिल्कुल बांझ का सबब है, बल्कि 30 to 50% जो है ना काजेज़ है इनफर्टिलिटी का एंडोमेट्रियोसिस, जिसकी वजह से बांझपन होता है और बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज़ है। अगर उसको वक्त पे किया जाए तो फिर उसकी जो है रिज़ल्ट अच्छे हैं, उससे कुछ चीज़ें हैं जिससे बचा जा सकता है। मगर बदकिस्मती से ये होता है कि जैसे यंग गर्ल्स में हुआ है या किसी को हुआ है तो फिर डायग्नोसिस ही लेट होता है। जैसे 5-10 साल के बाद ही डायग्नोसिस होता है कि भाई इसको एंडोमेट्रियोसिस है, तब को उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ये देना चाहूँगी ताकि लोगों को पता चले कि ये है क्या चीज़। एंडोमेट्रियोसिस देखें, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है। हमारे यूट्रस जो बच्चेदानी जिसको बोलते हैं उसके 3 लेयर्स होते हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है ना वो हर महीने शेड होती है। शेड होने का मतलब है कि शेड होगी तो माहवारी आ गई, अगर शेड नहीं हुई, वो मैरिड है तो उसको बच्चा हो जाता है, तो उसके लिए वो प्रिपेयर होती है। अब जब वो माहवारी वाले जो टिश्यूज़ हैं वे तो बाहर निकलते हैं, मगर कुछ टिश्यू रिट्रोग्रेड जैसे कहें कि ट्यूब्स के ज़रिए वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, ओवरीज में, ट्यूब्स में, पेल्विस में। या अभी तक इसकी कोई इटियोलॉजी हमें पता नहीं है कि ये क्यों टिश्यू और जगह पे होते हैं, क्योंकि मेनली होने तो यूट्रस में चाहिए, मगर यूट्रस के बाहर जो पेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें भी ये होते हैं। तो जब माहवारी आती है तो जैसे एंडोमेट्रियम अंदर वाला स्टिमुलेट होता है ड्यू टू हार्मोन लेवल की वजह से, इसी तरह से वो टिश्यू भी स्टिमुलेट होते हैं। अच्छा, वो टिश्यू जब स्टिमुलेट होते हैं तो यूट्रस का जो ब्लड है वो तो बाहर निकल जाता है, मगर जो और जगह का ब्लड है जैसे ओवरीज का है, अंदर पेल्विक कैविटी का, एब्डोमिनल का, वो फिर डिपॉजिट होता है। फिर जब डिपॉजिट होता है जो दूसरे वाले ऑर्गन्स हैं उसके साथ मिले हो, उसको पे वो चिपका देता है। जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड रख लिया, उसकी जगह पे कोई और चीज़ यूँ आ गई तो आपस में चिपक जाती है। पहले तो थोड़ा थोड़ा पेन होता है, माहवारी के साथ दर्द होता है, सब लोग इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ये तो होता ही हो, नॉर्मली होता है डेफिनेटली, मगर उसके भी कुछ डेज़ होते हैं, कुछ चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाता है। ये बढ़ता जाता है, फिर इसकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि थ्रू आउट द मंथ रहता है। फिर वो इनफर्टिलिटी भी करवाता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन भी करवाता है, फिर डिस्पेरोनिया जिससे हस्बैंड से उसके रिलेशंस का उसमें भी प्रॉब्लम्स करते हैं। फिर फीमेल की लाइफ के लिए वो एक मिजरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस मेनली है एंडोमेट्रियल टिश्यू, मेंसेस वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो यूट्रस के बाहर डिपॉजिट होते हैं। तो जब भी उस पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है तो वो फिर पेन करते हैं। जो हमें पीरियड्स आते हैं तो उसमें अगर इस बीमारी की तशख़ीस किसी में हो चुकी है तो उस ब्लड के कलर में कोई फ़र्क आता है? आता है वो, क्योंकि डिपॉजिट होकर ब्लैकिश या चॉकलेट कलर हो जाता है। जो ओवरीज में मेनली जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, वो सिस्ट बन जाती हैं। बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं ना कि हमारे
बच्चे भी नहीं हो रहे, फिर हम जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसका एक पर्टिकुलर वो हमें देते हैं कि ये चीज़ें, फिर जब हम उसको खोलते हैं तो चॉकलेट लाइट ब्लड निकलता है, फिर इसको दिया ये नाम चॉकलेट सिस्ट है क्योंकि वो ओल्ड कलेक्टेड ब्लड होता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये मतलब थिक फॉर्म में हो जाता ये है? बिल्कुल थिक फॉर्म में हो जाता है, बल्कि चीज़ों को चिपका देता है एक दूसरे से। अच्छा जी अच्छा, जिसकी वजह से कॉजेज ये होते हैं कि वो पेन उनको ज़्यादा। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल पेन। आप किसी चीज़, दो चीज़ों को अगर आपस में चिपका देंगे, जब भी उसमें मूवमेंट होगी, जब भी उस पर हार्मोनल इन्फ्लुएंस होगा तो वो पेन करेगा, क्योंकि फ्री मूवमेंट फिर उसमें नहीं होगी ना, वो चिपका देता है फिर उस चीज़ों को। सही। अच्छा, इसकी वजह से ये बताइए कि जो पीरियड्स डेज होते हैं आपके, कि या तो वो डिले हो जाते हैं या फिर पीरियड्स आपको जल्दी आना शुरू हो जाते हैं? नहीं, इसमें इसका एक सच उसमें इतना इफेक्ट नहीं होता। पॉसिबिलिटी है कि थोड़े से डिले हो जाए, माइनर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मगर कभी कभी पेन वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे माहवारी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में, एंडोमेट्रियोसिस मेन जो है ना वो क्या करता है, वो पेन करता है, दूसरी चीज़ें भी करता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वो करेगा, बट मेन उसका जो एक है ना, एक कहते हैं ट्रायड है, एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। डिस्मेनोरिया, माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, हस्बैंड से मिलने में दर्द होना, बच्चा ना होना, ये उसकी मेन है। बाकी माहवारी कभी ज़्यादा भी आती है, कभी कम भी आती है, वो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी हो जाती है जब वो एडवांस स्टेज में चला जाता है। सही। तो पेशेंट को सबसे पहले मतलब ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो वो वो हमारे पास रिपोर्ट करे, जैसे आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर ऐसा है वो अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें। कैसे आइडिया होगा कि उसको ये प्रॉब्लम है? देखिए, माहवारी में तो नॉर्मली सभी को दर्द होता है ना, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, और ऐसा होता है कि बियरेबल होता है। कुछ की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा वो पेन किलर्स वगैरह ले लेती हैं, मगर ऐसा दर्द हो जो अनबियरेबल हो, उस दर्द की शिद्दत ख़त्म ना हो, जी माहवारी के आने से पहले भी थोड़ा सा हो, उसके बाद भी चलता रहे, माहवारी आने के 2 दिन तक भी ख़त्म ना, 2 दिन से भी ज़्यादा चले, जब तक उसको माहवारी चल रही है तब तक उसको दर्द हो, और ऐसा दर्द हो कि इंजेक्शन या दवाई लगाने से भी उसको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो उसको एक बार ज़रूर अपना चेकअप करवाना चाहिए, कहीं मैं एंडोमेट्रियोसिस की तरफ तो नहीं जा रही। सही। अच्छा, ये बताइए कि इससे जो है वो बॉडी में खून की डेफिशिएंसी होती है? एज सच तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि ब्लीड करते हैं वो टिश्यू, अगर उसने उसका पहले से ही कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट इट्स नॉट सो मच। ऐसे नहीं कह सकते कि सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट तक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सही। तो इससे बॉडी में वीकनेसेस भी होती हैं? बिल्कुल वीकनेस है। देखिए, आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी ना, आपके जो रूटीन वर्क है वो अफेक्टेड होगा। अगर यंग बच्चियां हैं वो स्कूल जाती हैं, अगर इतना सीवियर पेन है तो वो स्कूल उसका मिस हो जाएगा, वो स्कूल नहीं जा सके, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको फिर इरिटेबिलिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, क्योंकि बाउल्स के साथ भी चिपक जाते हैं, तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, तो बिल्कुल वीकनेस भी होती है और पेन भी होता है, उसके साथ वो उसके रूटीन लाइफ अफेक्टेड हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या जो डाइट है वो लेनी चाहिए जिससे मतलब इससे आपको रिलीफ मिल सके? जी बिल्कुल, इसमें इसके जो कुछ थ्योरीज हैं कि एक्चुअली ये होता क्यों। एक तो इसका है हार्मोनल, हमारे बॉडी में एक लेवल है ईस्ट्रोजन, जब ईस्ट्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये टिश्यू डिपॉजिट्स होते हैं, ये एक्चुअली इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ होते हैं जो उसके होते हैं। उसके बाद फिर आपकी जेनेटिक्स है, अगर फैमिली में उसकी मदर को चल रहा है, सिस्टर को चल रहा है, खाला को था, तो इसको भी होना है। और दूसरे है फिर उसकी इन्वायरमेंटल, जैसे आजकल की कुछ डाइट है, कुछ जो है ना वो प्लास्टिक के कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी वो अफेक्टेड, जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको भी ये होता है, तो उनको वो खाना खाना चाहिए, जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट, वो उसको हेल्प करेगी। फैटी फूड्स नहीं खाने चाहिए, जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, बेकरी की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनको जो है ना चॉकलेट्स, कॉफ़ी, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसके अलावा फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस नहीं पीने चाहिए, डब्बे वाले प्रिजर्वेटिव जो फूड्स होते हैं ना, जो डब्बे वाले फूड्स वो नहीं, रेड मीट जो वो प्रिजर्व करके रखते हैं स्पेशली, वो नहीं खाना चाहिए, वो कम करना चाहिए। और अपनी फ्रेश जिसे सब्जियां, फ्रूट्स और पानी का इस्तेमाल, ऐसी चीज़ें, और उसके साथ एक्सरसाइज, क्योंकि उनकी बॉडी वेट एक तो कम होगा, दूसरी जैसे इन्फ्लामेशन उसकी कम होगी और एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियोसिस में वो हेल्पफुल होगा। तो ये इनको ग्लूटेन फ्री डाइट का अब तो न्यू रिसर्च आई है कि अप टू 1 ईयर तक 215 औरतों को दिया गया तो अप टू 50% उनको एंडोमेट्रियोसिस रिवर्स हुआ है। तो यू कैन ओवरकम टू डिज़ीज़ पे आप अपनी कंट्रोल कर सकती हैं। फिर एक्यूपंक्चर आते हैं,
रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, फिर उसमें भी आपकी ये हेल्पफुल होती है। फिर हम मेडिसिन देते हैं जिसका सीवियर होता है। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि मतलब इस बीमारी से मतलब रिलीफ हासिल करने के लिए जो इसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, मतलब मैक्सिमम वो कितना है जिसमें ये बीमारी बिल्कुल इससे आपको रिलीफ मिल सकता है? जी देखें ना, बिल्कुल आपकी बात वैलिड है कि किस देखें वो कैटेगरीज हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और दूसरा पेशेंट की विशेस क्या है। आइदर दे वांट टू रिलीफ फ्रॉम द पेन या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी उससे, या फिर उसको बच्चे चाहिए। तो ये होता, हम क्या कहते हैं कि ये तो होता है, लेकिन ये जब एग्रावेट हो रहा है विथ साइकिल हो रहा है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। मगर जब हम उसको, अगर वो मैरिड है, दे वांट टू प्रेगनेंसी, तो हम चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि जब वो 9 महीने प्रेग्नेंट होगी तो उसको ओवुलेशन नहीं होगी, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, तो उससे क्या होगा कि और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ हो जाता है इन प्रेगनेंसी, जो ये एंडोमेट्रियोसिस के सप्रेस करेगा। तो हमारी कोशिश होती है या हमारी एडवाइस होती है कि उसको पहले थोड़ा क्लियर करके उसको ऐसी मेडिसिन दें कि वो खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाए, और माइल्ड वाला जो है वो उसका मसला हल हो जाता है काफ़ी हद तक। जिसको बिल्कुल थोड़ी सी होती है तो वो इसमें एक तो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, और दूसरी बात उसका ये मसला भी काफ़ी रिलीव हो जाता है और टिश्यू अपनी जगह पे आते हैं। फिर दूसरी हम जो आपको डाइट और एक्सरसाइज, एक्यूपंक्चर, ये टेक्निक्स बताते हैं। और दूसरी तो आ जाता है मॉडरेट कैटेगरी में। मॉडरेट कैटेगरी में जैसे किसी को चॉकलेट सिस्ट बन गई, या उसके बहुत सारे एडिशंस हो गए, अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला, MRI में हमें पता चला, या उसका CA-125 बहुत ज़्यादा बड़ा, वो खैर और कंडीशंस में भी आता है, मगर हमें एक्सक्लूड करना होता है आइदर इट्स एक्चुअल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और समथिंग एल्स। तो फिर हम उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके फिर उसमें हम मेडिसिन देते हैं, सप्रेस करते हैं ओवुलेशन को, जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आए वो देते हैं, और हाइड्रोजी प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स देते हैं, ताकि वो सप्रेस हो जाए और वो उसकी जो सीवियरिटी है वो ख़त्म हो जाए, और वो रिजॉल्व होके फिर वो उस तरफ आ जाए। सही। अच्छा, मज़ीद ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब स्टेज 4 एंडोमेट्रोसिस क्या है? स्टेज 4 एंडोमेट्रोसिस ये है कि उसमें बहुत बड़ी सीवियरिटी, उसका मतलब उसका पूरा पेल्विस फ्रोजन हो गया है, मतलब पूरे पेल्विस में उसके जो एंडोमेट्रिक टिश्यूज़ हैं वो डिपॉजिट हो गए। अब उसको हम सर्जरी भी करेंगे तो वो उसकी इतनी कामयाब नहीं होगी सर्जरी, क्योंकि वो इतने डिपॉजिट हो चुके हैं। हम ट्राई करते हैं जब सर्जरी में तो उस जो डिपॉजिट है उसको बर्न करें, या उसको ऐसा करें एडिशंस को रिलीव करें ताकि उसका पेन ख़त्म, क्योंकि उसमें उसको सीवियर पेन होता है थ्रू आउट द मंथ, वो पेशेंट हर वक्त पेन के साथ रहती है। तो मेन मकसद फर्टिलिटी या कुछ और नहीं होता, चलो फर्टाइल भी हो जाए तो इट्स गुड, क्योंकि उसके लिए अगर है चांस तो हम करते हैं, मगर मेन हमारा मकसद होता है उसका पेन रिलीफ हो जाए। पेन रिलीफ के लिए यही है कि हम सर्जरी करते हैं, उसके चाहते हैं कि उनकी जो चिपकी हुई चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा रिलीफ दें। रिलीफ देने के बाद फिर ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं ताकि एंडोमेट्रियोटिक जो टिश्यूज़ हैं वो सप्रेस हो जाएं, क्योंकि ये तो थ्रू आउट चलेगा ना, इसकी हमें एटियोलॉजी का पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, मगर कुछ फैक्टर्स जो मिले हैं जिस पे हम कंट्रोल कर रहे हैं वो हम बताते हैं कि आप इसमें कंट्रोल करो कि ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है फिर, मगर फिर रिग्रेस होता है, फिर दोबारा से होता है। अब स्टेज जो 4th स्टेज है वो तो बिल्कुल उन्होंने उसको पूरे ऑर्गन्स को जकड़ा हुआ है, समझ लें। तो हमारा यही है कि उसको एक तो लेप्रोस्कोपिकली एडिजोलाइसिस बोलते हैं हम उसको, उस एडिशंस को कम करते हैं, और अगर सिस्ट है तो उसको करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं जो है उसको बर्न करते हैं। उसके बाद फिर ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं, माहवारी को रोक देते हैं, 6 से 8 महीने तक भी रोक सकते हैं, ताकि उसकी ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएं। और पेशेंट को डेफिनेटली काउंसलिंग करते हैं कि आप इस चीज़ों को करें और अपनी जो डाइट की चेंज करें, एक्सरसाइज करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, स्ट्रेस को कम करें, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो रिकवर हो जाएगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी उसको रोक कर जो है वो उससे इस बीमारी पे ओवरकम किया जा सकता है? पॉसिबल किसी हद तक, मगर हम होल ऑफ लाइफ तो नहीं बंद कर सकते ना, कि आप किसी को अगर प्रेगनेंसी करनी है, किसी को और मसले हैं, तो हम जो ड्रग्स देते हैं सप्रेशन के लिए उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि हम 6-8 महीने के ज़्यादा तो उसको नहीं दे सकते। तो हम उसी 6-8 महीने में ही ट्राई करते हैं कि इस बीमारी की सीवियरिटी कम हो जाए। तो इस ड्यूरेशन में कि जब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं तो उस दौरान जो है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो कंसीव कर सके? यस, पॉसिबिलिटी है, अगर वो रिकवर हो गई है और उसकी ऐसी है, क्योंकि अंडे तो बन रहे हैं ना, ओवुलेशन तो हुई है, हमने उसको सप्रेस किया था, सप्रेस करके फिर दोबारा से हम उसको ओवुलेशन स्टिमुलेशन भी करते हैं, फिर उसको जैसे ट्रैकिंग के ज़रिए देखते हैं
इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि इसको विदिन 6 या 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी हो जाए। ताकि प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ एंडोमेट्रियोसिस को कवर करेगी ना, वो तो प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं होगी, तो फिर वो उसकी चलता रहेगा, उसको पेन में रिलीव हो जाएगा, बच्चा भी उसको मिल जाएगा। क्योंकि आमतौर पे हमारी लेडीज़ का ये ख्याल है कि अगर पीरियड्स प्रॉपर हो रहे हैं तभी आप कंसीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पीरियड्स अगर अप एंड डाउन हो रहे हैं तो फिर आप उस पर नहीं, कंसीव अप एंड डाउन के तो और भी काजेज है ना, पीसीओ है और चीज़ें हैं, मगर ये तो एक बात है ना कि जब तक उसके पीरियड चलेंगे तो शी कैन कंसीव, क्योंकि अंडे बन रहे हैं तो पीरियड्स हो रहे हैं। अगर अंडे नहीं बनेंगे तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे। मगर हम तो एक्चुअली उसका मसला हल कर रहे हैं ना कि भाई सिर्फ ये वजह नहीं कि सिर्फ अंडों की वजह से, पर और रीजंस भी तो होते हैं ना। अब उसके ट्यूब्स ब्लॉक हैं ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, अंडे सही नहीं हो रहे, तो आईवीएफ भी तो है, आईवीएफ करते हैं, फिर आईयूआई करते हैं ताकि उसको प्रेगनेंसी हो, ट्राई करते हैं। तो वो तो डिपेंड ऑन द पेशेंट्स हिस्ट्री, पेशेंट की डायग्नोसिस क्या हुआ है। जैसे आपने स्टेज 4 है, स्टेज 4 में हमें सारा कुछ फ्रोजन मिल रहा है, तो हमारा तो मेन मकसद पहले उसकी लाइफ को बेहतर करना है कि उसकी लाइफ कॉम्पिटेंसी अच्छी हो। फिर अगर हमें लगेगा कि दैट्स ओके तो फिर हम उसको आईवीएफ के लिए भी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि यूट्रस तो अंदर नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी बाहर की चीज़ें हैं तो हम आईवीएफ के जरिए जो है उसको बेबी इंजेक्ट करके शी कैन प्रेग्नेंट। सही। तो ये बताइए कि मतलब चलें ये चीज़ हो गई और उसने कंसीव भी कर लिया, एंड आफ्टर डिलीवरी तो उसके बाद जो है ये बीमारी किसी हद तक जो है उसको इससे रिलीफ मिल जाता है डिलीवरी के बाद? देखिए, अगर डिलीवरी के बाद रिलीफ मिलेगी, देखिए मैं आपसे कहूँ ये रिकरेंट होती है, इसकी एटियोलॉजी एग्जैक्ट अभी हमें नहीं पता। हम जो भी जिसने भी एविडेंस किया है, जो भी किया है, वो जस्ट मफरूज़ है कि भाई बैक फ्लो हो रहा है, ट्यूब्स की वजह से वो डिपॉजिट हो रहा है, या जिसकी इम्यूनिटी कम है तो वो इन्फ्लामेटरी सिस्टम ज़्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन लेवल की वजह से हो रहा है, मगर एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। इवन आपको पता है कि नोज़ से भी ब्लीडिंग हो सकती है, किसी और से भी, तो कभी कभी वो कुछ और काज नहीं मिलता तो वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू की तरफ देखते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम आपके इस टिश्यू को लेके जाता है, तो वो आपके बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्टेड कर, इवन सी सेक्शन हुआ है, पहला एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर आ गए, वो उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी आपको वो स्कार को करते हैं। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। इसका तो मेन ये है कि हम इसको हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हम इसको सप्रेस करते हैं और पेशेंट को बताएं ये चीज़ें करें जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, आप पेन फ्री हो जाए। अब देखिए, ग्लूटेन फ्री डाइट इस एविडेंस्ड हो गया है ना कि वो बेनिफिशियल है। अगर वो आपके किसी को सिम्टम्स हैं, अगर वो 30% भी उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लाइफ इज़ बेटर, चीज़ें उसकी बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करेगी, एस्ट्रोजन लेवल्स कम करेगी, हम उसको जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 देते हैं, उसमें भी उसको बेनिफिशियल होता है। फ़िश डाइट लेंगे कि भाई फ़िश ज़्यादा खाओ, उसमें ये चीज़ें हैं, तो वो उससे वो कवर कर लेगी। हाँ, मगर ये कि हम इस डिज़ीज़ को ख़त्म नहीं, ये नहीं 100% कह सकते कि अब प्रेगनेंसी हो गई तो दोबारा से नहीं होगी, सिस्ट निकाल दी है तो दोबारा से नहीं होगी। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। जब तक आपको मीनोपॉज हो, जब तक आप 55, 52, 53 के हो जाए, आपकी माहवारी बंद हो जाए, आपका हार्मोन्स ख़त्म हो जाए, तो ये डिज़ीज़ फिर ख़त्म, पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म हो जाए। फिर अगर दोबारा से आपने हार्मोन लिए तो रीगेन हो जाएगी। तो ये है कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, मगर इसको कम कर सकते हैं, वो उस पर अपनी कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसको कंट्रोल करके लाइफ को अच्छा गुजारा जाए और बच्चे भी हो जाए। सही। अच्छा, इस बीमारी के दौरान अगर जो है वो कोई फीमेल कंसीव कर लेती है तो उससे मतलब बेबी की हेल्थ पे कोई असर नहीं, बेबी की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो सप्रेस हो जाएंगे ना जब उसको हार्मोन ही नहीं मिलेंगे। मैं आपसे बताऊँ ये क्यों हो रहा है, ये एस्ट्रोजन की वजह से। उधर प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन सप्रेस हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन इज़ बेटर कि वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है इसको थिन करता है। जिसको माहवारी ज़्यादा आती है उसको भी हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं ताकि एंडोमेट्रियम थिन हो जाए। और कभी कभी अगर किसी को माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है ना, प्रेगनेंसी की वजह से पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म भी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप लास्ट में हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बीमारी के हवाले से, प्लीज़ बता दीजिए। इस हवाले से तो एक पब्लिक मैसेज है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि ये जो हमारी फ़ीमेल हैं, ख़ास करके पाकिस्तान या ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो हैं, उन पे ज़्यादा घरों में मेल का ही इन्फ्लुएंस रहता है, और ख़ास करके उनकी जो अम्माएँ हैं, बड़ी बहनें हैं या हैं, तो अगर किसी बच्ची को इतना सीवियर पेन है, इतनी चीज़ें हैं, तो उसको छुपाएं नहीं। उसको ये ना कहें कि भाई ये लोग क्या कहेंगे, इसको कहाँ डॉक्टर के पास ले जाएं, इसको कौन सी दवाइयाँ दें। नहीं भाई, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। उसकी अगर अर्ली डायग्नोसिस या जैसे तशख़ीस हो गई तो उसका इलाज तो मौजूद है ना। ऐसे ना वो बेचारी स्टेज 4 की तरफ चला जाए और फिर पता चले कि ये जो है अनट्रीटेबल की तरफ हो जाए, इतना मसला हो जाए, सर्जरीज़ हो जाए। तो इट्स मच बेटर कि आप उसको
किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास ले जाएं या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं, या उसकी एटलीस्ट अगर नहीं भी होगा तो एक्सक्लूड तो हो जाएगा ना कि ये डिज़ीज़ नहीं है आपको, तो इसको छुपाएं नहीं, आप डिस्कस करें, आप डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर कोई मसला नहीं भी होगा तो एटलीस्ट आप रिलैक्स तो हो जाएंगे ना कि भाई ऐसा कोई इशू नहीं है जो आगे जाके इसके लिए इसकी देखिए ना, अगर उसकी इनफर्टिलिटी हो गई, उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं, क्योंकि मैनली डिस्पेरोनिया हो जाता है हस्बैंड से उसके, तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी ना, वो मर्द के लिए भी मसला होगा, औरत के लिए भी मसला होगा। तो एक लाइफ बचाने के लिए आप सिर्फ उसको क्यों छुपा रहे? अगर डिजीज़ है, कोई मसला है तो आप आके डिस्कस करें, चीज़ें करें, एक्सक्लूड करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी वक्त पकड़ लिया जाएगा, उसी वक्त उसका इलाज हो जाए। अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके, आप रिलैक्स हो जाएंगे, तो उसको छुपाएं नहीं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। और इस मैसेज के साथ हेल्थ प्रोग्राम से अपनी होस्ट जुनैरा शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।